तो अब हेडिंग डाल दीजिए ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, लिखिए भी हेडिंग लिखिए। तो मैं कल भी डिस्कस कर चुका था, फिर बता दे रहा हूं, लिखिए द ईएमएफ whose magnitude changes continuously, an EMF whose magnitude changes continuously। कहिए, तो आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं एक बार फिर से लिख बना देता हूं। मैंने जो बताया था कि हमारा जो एसी डायनमो होता है, एसी जनरेटर जो होता है, वो E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी इस प्रकार का ईएमएफ जनरेट करता है, राइट। तो अगर मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं ईएमएफ वर्सेस टाइम, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं ईएमएफ वर्सेस टाइम, तो क्योंकि E का वैल्यू साइन डिपेंडेंट है, इस वजह से साइन का जैसा कर्व बनता है वैसे ही इसका भी ग्राफ या कर्व बनेगा। आई बात समझ में? क्या हो रहा है, आधा चक्कर हुआ तो हाफ टाइम पीरियड, चक्कर पूरा हो गया फुल टाइम पीरियड, फिर आधा हो गया तो 3/2 टाइम पीरियड, ठीक है, फिर पूरा हो गया तो 2 टाइम पीरियड। समझ गए? ये आगे की डायरेक्शन हो गई और ये पीछे की डायरेक्शन हो गई। नहीं समझे? मतलब 0 से t/2 समय में जिस दिशा में ईएमएफ काम कर रहा था, t/2 से t टाइम के दौरान ईएमएफ अपोजिट डायरेक्शन में काम करने लगा। अपोजिट दिशा में मतलब बिल्कुल वैसे ही हो गया कि पहले कोई सेल ऐसे लगा था, प्लस इधर था माइनस इधर था, तो करंट इधर फेंक रहा था, ठीक है। आधे टाइम पीरियड के बाद उल्टा हो गया, करंट इधर चला गया। आई बात समझ में? ऑल्टरनेटिंग का मतलब कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इस तरीके से चलता है। क्या होता है इसका कि ये 0 से बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो जाता है, मैक्सिमम होता है E नॉट, फिर घटते घटते 0 हो जाता है, फिर बढ़ते बढ़ते फिर मैक्सिमम हो जाता है और ये माइनस E नॉट हो जाता है, और बढ़ते बढ़ते फिर 0 हो जाता है, सॉरी घटते घटते फिर 0 हो जाता है, फिर बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो जाता है, फिर घटते घटते 0 हो जाता है, फिर बढ़ते बढ़ते माइनस E नॉट हो जाता है, फिर घटते घटते 0 हो जाता है। आई बात समझ में? तो क्या दिखाई दे रहा है, ये एक ऐसा ईएमएफ है जिसकी वैल्यू और डायरेक्शन दोनों ही पीरियोडिकली मतलब एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद चेंज हो रही है, ठीक है। यही होता है ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। अब हमारे शिवम भैया जो हैं कह सकते हैं कि सर जरूरी है ऐसा ईएमएफ हो, मतलब हम ऐसे बना देंगे, लो तो आपको मानना पड़ेगा कि अल्टरनेटिंग है। हम मान रहे हैं अल्टरनेटिंग है भाई, ठीक है, मान रहे हैं, ठीक। किंतु हमारे सिलेबस में ये वाला आइटम है, ये वाला नहीं। ये अल्टरनेटिंग है माय डियर, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई संशय नहीं है। इसमें भी देखिए प्लस माइनस हो रहा है, वैल्यू भी चेंज हो रही है, ठीक है। आई बात समझ में? या हो सकता है कोई और शेप बन गया हो सकता है, बट हमारे सिलेबस में ऐसा ईएमएफ पढ़ना है जो डायनमो जनरेट करता है। तो डायनमो वाला ईएमएफ कौन सा है? ये वाला है। इसी वजह से मैंने ग्राफ भी ये वाला बनाया। आप समझ रहे हैं ना? मतलब झगड़ा नहीं कर सकते भविष्य में हमसे, अभी से हम डिस्क्लेमर दे रहे हैं, ठीक है, क्लियर? तो बोलते हैं आगे, ठीक है। डायग्राम देख के आप समझ गए होंगे। द ईएमएफ हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस कंटिन्यूअसली एंड डायरेक्शन चेंजेस पीरियोडिकली, जिसकी मैग्नीट्यूड लगातार चेंज होती रहती है। देख रहे हैं ना, मैग्नीट्यूड 0 बढ़ता चला जा रहा है, घटता चला जा रहा है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड तो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, लेकिन डायरेक्शन एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद चेंज हो रही है, समझे? ठीक है। तो द ईएमएफ हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस कंटिन्यूअसली एंड डायरेक्शन चेंजेस पीरियोडिकली इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। ये चैप्टर बहुत बढ़िया है, ठीक है। 100% आप क्वेश्चन इसका सही ही करके आएंगे। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिए तो बात अलग है, 100% सही करके आएंगे, ठीक है। बस ध्यान से देखते रहिएगा और डेली रिवाइज करिएगा मैं जो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि आज का टर्न और अगला टर्न हो सकता है आपको दिक्कत हो, मैं पहले भी बता चुका था इस बार, ठीक है, लेकिन उसके बाद दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो समझ गए? तो हेडिंग डाल दी जनरल इक्वेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। तो क्या होती है जनरल इक्वेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ? ये वाली, यही अपने सिलेबस में है,
हैंडल ए जनरल इक्वेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। लिखिए इसके अंदर द ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, the alternating EMF produced by its source is given by the alternating EMF produced by its source is given by E is equal to E naught sin omega t, is given by E is equal to E naught sin omega t, ब्रैकेट में बंद कर लेना, E naught नीचे लगता है E के नीचे, E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा आइटम क्या है मैं साइड में लिख रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, ठीक है भैया। तो जहां पर इस इक्वेशन में अभी ग्राफ नहीं बनाना है, आपने इक्वेशन लिख दी, अभी ग्राफ को मत देखिएगा। ठीक है, जहां पर सबसे पहले एक एक करके बात कर रहा हूं बेटा। ये E क्या है? E है इंस्टैंटेनियस ईएमएफ, चेंज होता रहता है ना, तो इसकी वैल्यू कैसी होती है? इंस्टेंटेनियस होती है, बदलती रहती है। ठीक है, ई नॉट क्या है? पीक या मैक्सिमम। कौन सा मम? मैक्सिमम ईएमएफ। ठीक है, साइन और कॉस तो हम लोग बचपन से ही जानते हैं, रिश्तेदार है अपने, है ना। अब बचा आगे ओमेगा। ओमेगा क्या होता है? ओमेगा वही है, कौन? जितनी फ्रीक्वेंसी से अंदर कॉइल घूम रही थी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यानी उस जगनेटर के अंदर वो जो घूमती है कॉइल, जितनी स्पीड से घूमती है या जितनी एंगुलर फ्रीक्वेंसी से घूमती है, उसे ओमेगा कहते हैं। समझ गए? तो ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। कभी कभी एंगुलर स्पीड भी कुछ लोग बोल देते हैं, एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड भी बोलते हैं, ऑफ रोटेशन ऑफ कॉइल। समझ गए? इन जनरेटर। कौन सा जनरेटर आप जानते हो? समझ गए? अच्छा, ओमेगा का एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला नहीं, ये तो बादल है। ओमेगा का पहला फॉर्मूला, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी, याद है? वेयर टी इज टाइम पीरियड, एक समय अंतराल, एक चक्कर लगने में समय। ठीक है, तो टी स्टैंड फॉर, बेटा ये ना समझ लेना कि टी माइनस टाइम पीरियड, टी इज टाइम पीरियड। लो बादल फाड़ के मारा, बादल पड़ गया। एक और ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ। एफ स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी, नॉट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोला गया तो ओमेगा गा, और केवल फ्रीक्वेंसी बोला गया तो एफ। एफ स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी। समझ गए? अच्छा, आगे क्या लगा था? टी। टी फॉर तिवारी जी। अबे ये टी नहीं ना, तिवारी जी वाला टी। तुम लोग टाइम पीरियड क्यों बोल रहे हो भाई? ओमेगा टी में टी स्मॉल लगा था। दिस इज इंस्टैंटेनियस टाइम। 5वां सेकंड है, 10वां सेकंड है, 8वां सेकंड है। आप समझिए फर्क क्या है दोनों बातों में। जिस प्रकार से E नॉट अधिकतम वैल्यू है ईएमएफ की, लेकिन E इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। इसकी वैल्यू अलग अलग समय पर अलग अलग होगी, लेकिन मैं तुमसे पूछूं कि E नॉट कितना है, तो समय से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मैक्सिमम जो है सो है। नहीं समझेगा भाई? मैं अभी 1 सेकंड में पूछ रहा हूं तो E का वैल्यू अलग होगा, दूसरे सेकंड पूछूंगा E का वैल्यू अलग होगा। लेकिन हम आपसे E नॉट का वैल्यू पूछे तो समय बताने की जरूरत नहीं, जो मैक्सिमम होता है पूरे साइकिल में वो आ जाएगा। बात समझ में आया? ठीक है, आप ग्राफ से देखिए, इसलिए ग्राफ पहले बना के रखा है। मैं आपसे पूछता हूं कि इस समय बताइए ईएमएफ कितना है, तो आप कहोगे सर करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू है, ये है इस समय E। मैं आपसे कहूं इस समय टाइम में बताइए ईएमएफ कितना है, तो आप कहोगे सर करस्पॉन्डिंग ये ईएमएफ आ रहा है।
लेकिन मैं आपसे पूछूं, बताइए इस ईएमएफ का मैक्सिमम कितना ईएमएफ होता है? ये है, काम खत्म, टाइम से मतलब है नहीं, समझे? वैसे यहां कैपिटल टी और स्मॉल टी, जानबूझ के मैंने पॉइंट उखाड़ा है ये ताकि आप कंफ्यूज ना रहें। टी है इंस्टेंटेनियस टाइम जो हमेशा बदलेगा, लेकिन कैपिटल टी वो समय है जितनी देर में एक चक्कर पूरा हो जाएगा। तो कैपिटल टी फिक्स चीज है और स्मॉल टी फिक्स नहीं है, हर वक्त अलग होगी, हर पल अलग हो जाएगी वो वैल्यू, जैसे ईएमएफ में, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ में, ठीक है? हर अलग अलग समय पे ईएमएफ अलग अलग हो जाता है। समझ गए आप हमारी भावनाएं? ठीक है, इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा, नहीं तो गड़बड़ कर देंगे आप, समझ ही नहीं पाओगे कि इंस्टेंटेनियस क्या होता है और टाइम पीरियड क्या होता है, पीक ईएमएफ क्या होता है और इंस्टेंटेनियस ईएमएफ क्या होता है। समझ में आ गई बात? ठीक है, अच्छा। और क्या बचा? ओमेगा टी एक साथ देखा जाए तो साइन के साथ लिखा हुआ, चलो हम लिख ही लेते हैं, E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी साथ में लिखा है, एंगल के प्लेस पे लिखा है, और एंगल को वेव की भाषा में, ये वेव है तो इस तरीके से बन रही है, नाच नहीं रहे, वेव ही तो है, और एंगल को वेव की भाषा में फेज कहते हैं। क्या कहते हैं? फेज, PHASE। ठीक है, तो यहाँ पे ओमेगा टी काम कर रहा है किसका? टोटल फेज ऑफ बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, इतने पॉइंट्स लिखिए पहले आप, जितने में लिखे। डायग्राम अभी भी नहीं बनाना है, ठीक है? डायग्राम में बताऊंगा कब बनाना है। अब आप हेडिंग डाल सकते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, जो कि ऑलरेडी आप कराया रखे हो। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। ठीक, तो क्या ये ग्राफ है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन? गलत कंडीशन है। मैंने क्या बोला आपसे कि अगर हमारे पास ये वाला ईएमएफ है तो ये सही है, ठीक है? बात समझ रहे हैं? मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो अल्टरनेटिंग ईएमएफ का कुछ भी हो सकता है। मैंने यहां बनाया था भी काला काला, राइट? कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये कब होगा? जब अल्टरनेटिंग ईएमएफ ऐसा होगा। सही बात समझ में? तो ये बात लिखने योग्य है। लिखिए, इफ E is equal to E naught sin omega t, if E is equal to E naught sin omega t is equation of, if E is equal to E naught sin omega t is equation of alternating EMF, if E is equal to E naught sin omega t is equation of alternating EMF, then graphically it can be represented as follows. Graphically it can be represented as follows. अब आप इसको बना लीजिए, ठीक है? मैंने एरो बना के लिख भी दिया कि ये जो ग्राफ बन रहा है वो किसके अकॉर्डिंग बन रहा है? E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी के अकॉर्डिंग बन रहा है। कॉपी कर लीजिए, अगला हेडिंग डालिए, अगला हेडिंग लिखिए, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ सोर्स। मतलब बनी बात है, कॉपी पे जब अल्टरनेटिंग ईएमएफ सोर्स दिखाया जाएगा तो जनरेटर का फोटो तो लगा नहीं देंगे। क्या भाई ये देख लो जनरेटर लगा है तो यहाँ से अल्टरनेटिंग ईएमएफ आ रहा है, ठीक है? तो जिस प्रकार से डीसी के लिए जो ईएमएफ होता है उसको दिखाने के लिए सिंपल एक सेल बना दिया जाता है, उसी प्रकार से ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ सोर्स सर्किट में लगा है कि नहीं लगा है, एक गोला बना के तार लगा के जूजू बना देते हैं। जूजू इज लाइक दिस, ठीक है? और जूजू में एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस आप लिख लीजिए, फॉर इंस्टेंस लिख लीजिए, लेकिन ये बात अपने दिमाग में रखिए कि अभी ये प्लस इधर है माइनस इधर है, थोड़ी देर बाद प्लस इधर हो जाएगा माइनस इधर हो जाएगा। समझ गए? थोड़ी देर बाद मतलब हाफ टाइम पीरियड के बाद।
समझ गए? हाफ टाइम पीरियड का पोलैरिटी बदल जाएगी। ठीक है, इतना बना है काफी है, लेकिन जनरली ऐसा देखा जाता है कि E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी भी लोग लिख देते हैं, जिससे ये क्लियर हो जाए कि हम कौन सा वाला EMF पढ़ रहे हैं, ये वाला, क्योंकि अल्टरनेटिंग तो कोई भी हो सकता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो जानबूझ के लोग इसको ऐसे लिखते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए कि ये जिस ऑल्टरनेटिंग EMF को शो कर रहा है वो ये वाला है। समझ गए? तो हेड डाल दी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग EMF, बस इतना बना लीजिए, इतना बना लीजिए, इतना। तो चलिए जितना अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है इसको जल्दी क्विकली रिवाइज कर देते हैं, और क्विकली रिवाइज उल्टे ऑर्डर में करने जा रहे हैं। कल से आज की तरफ नहीं, आज से कल की तरफ करेंगे, ताकि दिमाग में थोड़ा स्ट्रेन पड़े और आपको चीजें याद हो जाएं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो है हमारे पास, इसको बहुत ध्यान से देखिए, सबसे पहली चीज हमारे पास है ऑल्टरनेटिंग EMF। यहीं से ही शुरुआत क्यों हुई? क्योंकि EMF के बिना करंट को निकाल पाना संभव नहीं है, और EMF करंट के पिताजी हैं, इस वजह से जैसा EMF होगा वैसा ही करंट होगा। तो पहला स्टेप हमारा हुआ ऑल्टरनेटिंग EMF। ऑल्टरनेटिंग EMF एक ऐसा EMF जिसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली और डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज होती है, उसे हम ऑल्टरनेटिंग EMF कहते हैं। ठीक है, हमें कौन सा वाला ऑल्टरनेटिंग EMF पढ़ना है, यानी कि जनरल इक्वेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग EMF। हमें कौन सा वाला EMF पढ़ना है? ऑल्टरनेटिंग EMF जैसा कि मैंने बताया किसी भी प्रकार का हो सकता है, वेव फॉर्म बना के मैंने दिखाया था आपको, डायग्राम बना के। ठीक है, तो हमें जौन सा वाला पढ़ना है जो हमारे सिलेबस में है, वो वाला EMF है E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी, जिसमें कौन सा कंपोनेंट क्या है वो भी आप देख लीजिए। E है इंस्टेंटेनियस EMF जिसकी वैल्यू पल पल बदलती रहती है। E नॉट है मैक्सिमम EMF या पीक EMF जिसकी वैल्यू फिक्स रहेगी, जो रहेगी सो रहेगी। ओमेगा को कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड। ठीक है, ओमेगा के दो फॉर्मूले होते हैं, 2 पाई बाई कैपिटल टी है टाइम पीरियड, एक चक्कर में कितना समय हो जाएगा, और ओमेगा का दूसरा फॉर्मूला है 2 पाई एफ, जहां पे फ्रीक्वेंसी एफ होती है। ठीक है, ध्यान देने योग्य बात यह है कि ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और एफ सिर्फ फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, यहाँ पे टी क्या है? टी इंस्टेंटेनियस टाइम है, इसकी वैल्यू पल पल बदलती रहती है, लेकिन कैपिटल टी कंप्लीट टाइम पीरियड है, इसकी वैल्यू फिक्स रहेगी। ठीक है, कंप्लीट ओमेगा इंटू टी को हम लोग फेज कहते हैं। क्या कहते हैं? फेज कहते हैं। ठीक है, फिर अगला स्टेप ये है कि अगर ऑल्टरनेटिंग EMF जो हमें पढ़ना है वो ये वाला है, तो इसका बिहेवियर कैसा है, इसको कॉपी पे बनाते हैं, यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो पता चलेगा कि ये आखिर है क्या भला, मतलब जो जौन सा वाला EMF हमें पढ़ना है ये कैसे बिहेव करता है। तो पता ये चला, ये क्योंकि साइन के टर्म्स में है तो बिल्कुल वैसे ही बिहेव करता है जैसे साइन बिहेव करता है। साइन 0 से शुरू होता है, मैक्सिमम जाता है, फिर 0 हो जाता है, अपोजिट डायरेक्शन से मैक्सिमम होकर फिर वापस आता है, तो इस तरीके से ये करता रहता है। ठीक है, तो इस ग्राफ में ये पता चल रहा है कि 0 से मैक्सिमम EMF तक गया पॉजिटिव साइकिल में, आधा टाइम पीरियड होने के बाद अपोजिट डायरेक्शन में चला गया, वहां भी मैक्सिमम हो गया, फिर लौट के आया, टाइम पीरियड पूरा हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर से फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला। ठीक है, फिर से आधा टाइम पीरियड और पार कर दिया, फिर अपोजिट डायरेक्शन में आ गया, फिर पूरा टाइम पीरियड हो गया। इस प्रकार से ये बिहेव करता है। ठीक है, तो सवाल उठता है कि जब क्वेश्चन में आएगा तो क्या ये मतलब क्या कोई और अच्छा तरीका नहीं है कि हम पहचान जाएं सर्किट में कि ऑल्टरनेटिंग EMF लगा है? क्या ये डायग्राम ही बनाना पड़ेगा या कुछ और जुगाड़ है? तो जुगाड़ है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। जुगाड़ है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। किसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन? उस चीज का जिससे ऐसा वाला EMF मिलेगा, यानी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग EMF। आई बात समझ में? तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सोर्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग
ईएमएफ, ठीक है। तो सिंबल ये होता है कि अंदर आपको इस तरीके से ये साइन वेव फंक्शन ही शो कर रहा है, ठीक है। साइन वेव फंक्शन होता है, आपने अपने घर में इन्वर्टर वगैरह या स्टेबलाइजर वगैरह देखे होंगे, साइन वेव जो होते हैं उनमें इस प्रकार का सिंबल बना भी होता है, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, अगर इस प्रकार का सिंबल किसी भी सर्किट में बना होता है तो आप समझ जाइएगा कि उस सर्किट में क्या लगा दिया गया है, एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ सोर्स लगा दिया। कौन सा वाला? जिसमें ऐसा वाला ईएमएफ आता है, ठीक है। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अब ये ऐसा वाला ईएमएफ कौन देता है? ऐसा वाला ईएमएफ यानी सोर्स कौन है? सोर्सेज ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ कौन है? सोर्सेज ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ कौन कौन लोग हैं, ठीक है। तो सोर्सेज ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ होते हैं डायनामो या एसी जनरेटर, ठीक है। यही वो दो तरीके हैं जिससे अल्टीमेटली जो बेसिक होता है वो यहीं से। आप अगर कह दो कि सर घर में भी तो हमारे एसी आती है, हम प्लग खोस देंगे उससे हमको एसी मिल जाएगा, तो अल्टीमेटली जिस पावर प्लांट से आ रहा है ना, अगर सोलर सेल को छोड़ दिया जाए तो, ठीक है, सोलर पावर प्लांट को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी हर प्रकार का जनरेटर आप देखिएगा, हर प्रकार का पावर प्लांट आप देखिएगा, सब में जनरेटर लगता है। चाहे वो विंड पावर प्लांट हो, विंड हार्वेस्टिंग से किया जाए, चाहे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हो, चाहे न्यूक्लियर पावर प्लांट हो, सब में जनरेटर लगा होता है, ठीक है। किसी ना किसी तरीके से वहां टरबाइन घुमाया जाता है, तो बस आगे बात समझ लो। टरबाइन घूमता है तो फिर क्या होता है वो आप जानते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया कि ये सिंबल किसका है? ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ सोर्स का है। ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ के सोर्स क्या होते हैं? बेसिकली जनरली 99.99% डायनामो, या जिसको एसी जनरेटर साइंटिफिक भाषा में कहा जाता है। तो डायनामो या एसी जनरेटर क्या हुआ? डायनामो या एसी जनरेटर एक ऐसी डिवाइस हुई जो कि हमें क्या प्रोवाइड करती है, यानी अगला टॉपिक हमारा क्या बन गया? अगला टॉपिक है डायनामो। ये हम फास्ट फॉरवर्ड पढ़ा रहे हैं, डायनामो या एसी जनरेटर। तो डायनामो या एसी जनरेटर बेसिकली क्या है? डायनामो या एसी जनरेटर बेसिकली एक ऐसी डिवाइस है जो हमें क्या प्रोवाइड कराएगी? ये वाला ईएमएफ यानी ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ प्रोवाइड कराएगी, ठीक है। फिर हमने इसमें बताया था प्रिंसिपल क्या होता है। मैं लास्ट टाइम की बात बता रहा हूं, मैं उल्टा चल रहा हूं, ठीक है। प्रिंसिपल बताया था। डायनामो या एसी जनरेटर काम क्या करता है? ईएमएफ बनाता है। ईएमएफ बनाने का केवल काम किसके पास है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के पास है। यानी अगर आपसे कोई पूछता है कि डायनामो या एसी जनरेटर ईएमएफ कैसे जनरेट करता है, तो आप कहेंगे बाय यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो यानी कुल मिला के ये प्रिंसिपल हो गया। डायनामो का प्रिंसिपल क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। उसके बाद अगली चीज हमने आपको बताया था कि ये फॉर्मूला कैसे डेराइव होता है। तो डेरिवेशन करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं। मुझे लगता नहीं कि अब इसका डेरिवेशन आता है, ठीक है। फिर भी देख लीजिएगा, आसान डेरिवेशन है। इस डेरिवेशन के दौरान समझ गया ना, मतलब पहला स्टेप डायनामो क्या करता है? इट प्रोवाइड्स ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। दूसरा स्टेप इसका प्रिंसिपल क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तीसरा स्टेप ये इसका ये इक्वेशन है, इसका डेरिवेशन, ठीक है। इस डेरिवेशन के दौरान एक चीज हमने बताई थी कि मैक्सिमम ईएमएफ कॉइल का NAB ओमेगा, ठीक है, ये था मैक्सिमम ईएमएफ का फॉर्मूला। यानी कोई भी कॉइल अगर ओमेगा स्पीड से घूम रही, कॉइल का एरिया A है और मैग्नेटिक फील्ड B और नंबर ऑफ टर्न्स N है, तो कॉइल में जो मैक्सिमम ईएमएफ आ सकता है वो NAB ओमेगा आएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है। तो इस प्रकार से कल से आज तक को हमने पूरी तरीके से रिकॉल कर दिया। अब बढ़ते हैं आगे। तो अब अगर ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ सोर्स यानी ये वाले सिंबल अगर किसी सर्किट में लग जाएं तो सर्किट में क्या बहाएंगे? ऑल्टरनेटिंग करंट। भाई ये सोर्स लगा है तो ये क्या प्रोवाइड कर रहा है? मतलब ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ प्रोवाइड कर, और ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ से क्या फ्लो होगी? ऑल्टरनेटिंग करंट। तो अगली हेडिंग है ऑल्टरनेटिंग करंट। हमने जानबूझ के रिकॉल कराया, बहुत ध्यान से चलिएगा। शुरुआत के 2-3 टर्न तो थोड़ा सा दर्द रहेगा, और उसके बाद बस छोटी छोटी बातें ही केवल याद रखनी पड़ेगी। चैप्टर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ऑल्टरनेटिंग करंट, तो जैसा भैया बाप वैसा बेटा, मतलब ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ की जैसी डेफिनेशन थी, ऑल्टरनेटिंग करंट की भी वैसी डेफिनेशन हो जाएगी, है ना। क्या होना चाहिए? एक ऐसी करंट
जिसकी वैल्यू कंटिन्यूअसली चेंज होती है और डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज होती है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑल्टरनेटिंग करंट। फटाफट लिखिए, मैं बोल रहा हूं। व्हेन एन ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ सोर्स, मैं इलैबोरेटेड डेफिनेशन बोल रहा हूं, ठीक है? व्हेन एन ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ सोर्स इज कनेक्टेड, when an alternating EMF source is connected, when an alternating EMF source is connected to the circuit, when an alternating EMF source is connected to the circuit, comma, then a current starts flowing in the circuit, a current starts flowing, a current starts flowing in the circuit, a current starts flowing in the circuit whose magnitude and direction changes, नहीं ऐसे लिखिए, whose magnitude changes continuously, whose magnitude changes continuously and direction changes periodically, and direction changes periodically in accordance with, पिताजी की देखरेख में होगा ना सब कुछ, तो in accordance with the applied alternating EMF, in accordance with the applied, in accordance with the applied EMF, ठीक है? समझ गए? यानी कुल मिला के जैसा जैसा ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ करेगा उसी के हिसाब से ऑल्टरनेटिंग करंट भी वैसा वैसा करती जाएगी। होपफुली आप समझ गए होंगे, ठीक है? तो अगर ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ की जनरल इक्वेशन E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी होती है तो करंट की भी ऐसी कुछ होनी चाहिए। तो अगले हेडिंग डाल दीजिए, जनरल इक्वेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। जनरल इक्वेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है? तो लिखिए, इफ applied EMF is given by E is equal to E naught sin omega t, यानी हम जो इक्वेशन करंट की बताने जा रहे हैं वो तभी सही है जब EMF ये वाला होगा, समझे? If applied EMF is given by E is equal to E naught sin omega t, comma, then the general equation of alternating current is given by, comma, then the general equation of alternating current is given by, the general equation of alternating current is given by I is equal to I naught sin omega t plus or minus phi naught, प्लस और माइनस फाई नॉट। अभी थोड़ा सा आपके दिमाग में उलझन बढ़ाया होगा फाई नॉट, हल्का सा उलझन बढ़ाया होगा। अभी इस उलझन का निराकरण करूंगा और इस उलझन को सुलझाना ही हमारा सबसे कॉम्प्लिकेशन का आखिरी कदम होगा। यानी जब इस फाई की गुत्थी सुलझ जाएगी उसके बाद ये चैप्टर आसान हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए एक एक करके बात करते हैं। यहाँ पे तो कुछ बातें तो आपको हमने आज ही बताई है तो उतना दिक्कत नहीं होगा। जहां पर वेयर इस इक्वेशन में आई क्या हो गया, इंस्टैंटेनियस क्या करंट, आई नॉट क्या हो गया, मैक्सिमम और पीक करंट। साइन आप जानते हैं, ओमेगा आप जानते हैं, एंगुलर लिखते जाइए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर स्पीड
of rotation of coil within the AC या within the source of alternating EMF। मतलब बहुत अच्छी तरीके से हम लिख रहे हैं, ठीक है। मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि विद इन द सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ सोर्स है कौन? जनरेटर, है ना। तो उस जनरेटर के अंदर कॉइल जितनी स्पीड से घूम रही है, ठीक है। अब कहे तो सर फ्रीक्वेंसी ईएमएफ की भी वही आ गई, करंट की भी वही आ गई, तो स्वाभाविक है कुछ लक्षण पिता से बच्चों को जाते हैं। और ऐसा ही कुछ आप लाइट के लिए भी एक याद कर लीजिए, फंडा में बता देता हूँ, ठीक है। कभी भी लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका सब कुछ बदल जाता है, फ्रीक्वेंसी छोड़ के। एक टर्म और होता है, उसके जिक्र अभी हम नहीं करेंगे, कंफ्यूजन कर देगा आपको, ठीक है। लेकिन लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में स्पीड बदलती है, वेवलेंथ बदलती है, एनर्जी बदलती है, इंटेंसिटी बदलती है, एम्पलीट्यूड सब बदल जाता है, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक नेचर है, सोर्स का गुण है। सोर्स जितनी फ्रीक्वेंसी से वेव को प्रोड्यूस करता है, आप उसको तो नहीं बदल रहे हो। भाई ये विशाल पाल हैं, अभी इंडिया में है, कल ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, रहेंगे विशाल पाल ही, पाल नहीं हट जाएगा। आई बात समझ में? तो फंडामेंटल कैरेक्टर जो है वो नहीं बदलता है, ठीक है। यानी साउंड क्रिएट हुआ, मैं बोल रहा हूं मेरी आवाज की जो फ्रीक्वेंसी है वो एक फंडामेंटल कैरेक्टर है। अगर ये मेरी आवाज जो साउंड वेव है, अगर ये एयर से जाके वाटर में के अंदर चली जाए, ठीक है, फ्रीक्वेंसी तब भी नहीं बदलेगी। क्यों? क्योंकि बोलने वाला थोड़ा बदल गया, बोलने वाला तो अब भी वही है। आई बात समझ में? वही चीज यहां भी हो रही है कि जनरेटर ने जिस फ्रीक्वेंसी का ईएमएफ पैदा किया और ईएमएफ ने जो करंट पैदा किया, वो फ्रीक्वेंसी सेम होती चली जाएगी। आई बात समझ में? क्लियर? तो ये ओमेगा हो गया, क्लियर है ना। ओमेगा बिल्कुल शुरुआत से पेरेंट से वही चलता चला आ रहा है, जनरेटर, फिर ईएमएफ, उसके बाद करंट। चलिए बाकी टी आप जानते हो, ओमेगा के फॉर्मूले भी आप जानते हो, कहो तो लिखे दोबारा, कहो तो ना लिखे, अंडरस्टूड है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं टी भी वैसे अंडरस्टूड ही है, लेकिन फिर भी चलो लिख देते हैं, यहाँ पे है तो चलो लिख ही दो, क्यों रखो यार। ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t, तो यहाँ पे टी क्या है? टाइम पीरियड, और ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, तो यहां पे f क्या है? फ्रीक्वेंसी। ज्यादा इलैबोरेट नहीं कर रहे हैं बस, ठीक है, यहां साइड में लिख रहा हूं अपना। t क्या है? इंस्टेंटेनियस टाइम, और रह गया ये फाइव नॉट, इसको कहते हैं बेटा फेज। हाँ सही कह रहे हैं, इसको कहा जाता है इनिशियल फेज ऑफ करंट या एसी, इनिशियल फेज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, या ज्यादा इंपॉर्टेंटली इस नाम को नहीं बोला जाता, ज्यादा इंपॉर्टेंट बोला जाता है फेज डिफरेंस। ये ज्यादा चलन में है, फेज डिफरेंस बिटवीन ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, इसका बहुत काम भी है, एंड ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ एंड ऑल्टरनेटिंग करंट। यहां पे मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर तुमसे कभी फाई नॉट निकालने के लिए कहा गया तो आप क्या करोगे बेटा? फेज, ठीक है। या चलो अभी एक चीज बताते हैं, रुक जाओ, ठीक है। और ये जो पूरा टर्म लिखा है ओमेगा टी प्लस माइनस फाई नॉट, दोनों प्लस और माइनस एक साथ नहीं आते, कभी प्लस भी आएगा माइनस, लोचा इसी का है। मैं जो कह रहा हूं ना, कॉम्प्लिकेशन जो है वो इस प्लस और माइनस की ही है, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है।
फिलहाल इतना समझिए कि जो टर्म लिखा है साइन के साथ यहाँ पे प्लस माइनस फाई नॉट, इसको कहते हैं टोटल फेज ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है बेटा। अब मैं बात बता दे रहा हूं, वो फाई नॉट जो है अगर ये कभी निकालने के लिए आ जाए तो आप टोटल फेज ऑफ ईएमएफ में से टोटल फेज ऑफ करंट सब्ट्रैक्ट करेंगे। बात समझे? ईएमएफ के फेज में करंट के फेज को सब्ट्रैक्ट करेंगे। कहो तो हम अलग अलग लिख दें। ये है टोटल फेज ऑफ ईएमएफ और ये है टोटल फेज ऑफ करंट। बाकी अंडरस्टूड है कि हम ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ और ऑल्टरनेटिंग करंट बोल रहे हैं। कहो तो लिख दें ऑल्टरनेटिंग। वैसे वीडियो में इतना छोटा दिख नहीं रहा होगा बट मैं ऑल्टरनेटिंग लिख रहा हूं। ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ और यहां पे ऑल्टरनेटिंग करंट। जल्दी से लिखो। अब हम इस फाई नॉट के बवाल से आपको मुक्ति दिलाते हैं जल्दी से। ठीक है, वास्तविकता क्या है, इस फाई नॉट का क्या झोल है, क्या प्रॉब्लम है, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, बेटर रहेगा। माय डियर, क्या होता था जब हम लोग डीसी सर्किट पढ़ते थे, वही ओम्स लॉ पुराना वाला, क्या होता था जैसे ही ईएमएफ अप्लाई किया वैसे ही करंट बकबका के फ्लो कर देती थी, राइट? कोई दिक्कत नहीं होती थी। यहां ऐसा नहीं है। यहां क्या होता है, करंट कभी कभी आगे निकल जाती है, मतलब उसका जो फेज है, जो जैसे आप यहां पे, मतलब हम फाई का जो काम बताने जा रहे हैं वो समझिएगा बहुत ध्यान से। ऐसा समझिए कि हमारा ओरिएंटेशन ये है, मैं ईएमएफ हूं, ठीक है, ओके। मेरे हिसाब से ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है मेरे लिए क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। मैं ईएमएफ हूं और मेरी करंट जब आई सर्किट में तो उसका पहले से ही फेज ऐसे था। संभव है ना, क्योंकि डीसी में ऐसी कोई समस्या ही नहीं थी, उसमें डायरेक्शन कहां चेंज होती है, राइट? ऑल्टरनेटिंग में होती है, मसला है यहां पे। बात समझ रहे हैं? मैं ईएमएफ हूं, मैं जैसे सर्किट में अप्लाई हुआ मेरी वजह से जो करंट आई उसका ओरिएंटेशन पहले से ही था, राइट? तो हम क्या बोलते हैं, यहां पे दो शब्द आते हैं, लीडिंग, लैगिंग, ठीक है। तो अगर क्लॉकवाइज साइड में देखा जाए तो क्लॉकवाइज एंगल नेगेटिव लिए जाते हैं। तो अगर मैं अप्लाई हुआ और मेरी वजह से आने वाली करंट पहले से ऐसी हुई तो मेरा फेज कैसा हो गया, करंट का फेज कैसा हो गया, नेगेटिव। समझिएगा बात को, ठीक है। अभी हम ग्राफ में बना के आपको दिखाते हैं व्हाट इज लीडिंग एंड व्हाट इज लैगिंग। फिर टाइम के हिसाब से भी समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा, बस आप पेशेंसफुली देखिए, ठीक है। अभी हम फेज के हिसाब से समझा रहे हैं, फिर हम टाइम के हिसाब से समझाएंगे, ठीक है। वो इतना दर्द इसलिए आपको सहना पड़ेगा क्योंकि आपने 11th में जब फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, टाइम डिफरेंस पढ़ाया गया वेव में, तब आप सो रहे थे, ठीक है। या बहुत लोगों ने तो ये कहा कि सर हमारे यहाँ वेव आ ही नहीं रहा, हम काहे पढ़ें, ठीक है। तो ये जो दर्द आपको मीठा मीठा प्यारा प्यारा मिल रहा है वो उस चीज का है, तो आपको अब लेना पड़ेगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अभी हम फेज की बात बता रहे हैं, फेज मतलब एंगल बेटा, ठीक है। अभी एंगल के हिसाब से काम हो रहा है। तो मैं अल्टरनेटिंग ईएमएफ हूं और जैसे ही मुझे सर्किट में अप्लाई किया गया तो मेरी वजह से फ्लो करने वाली करंट जो थी उसका ओरिएंटेशन शुरुआत से ही ऐसा हो गया। तो अगर ये वाली साइड मेरी क्लॉकवाइज साइड है तो क्लॉकवाइज साइड को मैथ में निगेटिव लेते हैं, तो इसका मतलब जो करंट आ रही है वो निगेटिव फेज के साथ आ रही है। यानी जब इस करंट की इक्वेशन लिखी जाएगी तो यहाँ पे ओमेगा टी माइनस फाई नॉट लिखा जाएगा। ऐसी स्थिति में कहा जाता है कि करंट लैग कर रही है। अभी हम ग्राफ में बना के दिखाएं तो आपको क्लियर दिखाई देगा कैसे लैग करती है, कैसे लीड करती है, ठीक है। फिर दूसरा एग्जांपल देते हैं। हम ईएमएफ है,
हमने जैसे सर्किट में अप्लाई किया कि हमारी वजह से आने वाली करंट पहले से इधर आ गई, तो ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस है मेरा। एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एंगल पॉजिटिव लिया जाता है। तो अब मेरी जो करंट की इक्वेशन होगी उसकी इक्वेशन क्या होगी, I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइन। ठीक है, और मान लो कभी ऐसा हो गया, तीसरा केस, हमने लगाया करंट नहीं, हम आप ही के साथ रहेंगे सेम ओरिएंटेशन में। सेम ओरिएंटेशन बोलते हैं सेम फेज। ठीक है, यानी यहाँ पे फाई की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। तो 3 टर्म हो गए। लीड करना जब हम प्लस फाई नॉट लिखेंगे। ठीक है, हम एक एक स्टेप आपको बढ़ा रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, एक एक स्टेप आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, पहले हम आपको ये बता रहे हैं कि जो शब्द लिखा है उसके हिसाब से इक्वेशन तुम्हें प्लस में लगानी है, माइनस में लगानी है। समझ में आया? और फेज के साथ समझा दिया। ठीक है, तो एक बार फिर समझाते हैं। अगर मैं ईएमएफ हूं और मुझे सर्किट में अप्लाई किया गया और मेरी जो करंट है वो सेम ओरिएंटेशन में जा रही है, यानी सेम फेज में जा रही है, तो फाई की वैल्यू 0। अगर मैं ईएमएफ हूं, मुझे सर्किट में अप्लाई किया गया, मेरी वजह से जो करंट फ्लो कर रही है वो इस तरफ आ गई, यानी क्लॉकवाइज साइड में आ गई, यानी एंगल निगेटिव हो गया, तो इक्वेशन क्या लिखी जाएगी, I = I नॉट माइनस फाई नॉट। इस कंडीशन में क्या कहेंगे, करंट लैग कर रही है ईएमएफ के रिस्पेक्ट में, है ना, क्योंकि ईएमएफ पहले लगाया गया था। देखा किसके हिसाब से जा रहा है, ईएमएफ के हिसाब से, इधर से इधर गए। राइट, ओके। अगर मैं ईएमएफ हूं, मुझे सर्किट में अप्लाई किया गया, तो मेरी वजह से जो करंट आ रही है वो पहले इधर आ गई शुरुआत से ही, तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ। एंगल एंटी क्लॉकवाइज सेंस में कैसे ले जाते हैं, पॉजिटिव लिए जाते हैं। पॉजिटिव लेने का मतलब प्लस फाई नॉट लिखा जाए, I बराबर आई नॉट प्लस फाई नॉट। ऐसी कंडीशन में क्या कहें, करंट इज लीडिंग विद रिस्पेक्ट टू ईएमएफ। इतना समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर है? तो अगर प्लस फाई नॉट लिखा गया तो करंट इज लीडिंग विद रिस्पेक्ट टू ईएमएफ, अगर माइनस लिखा तो करंट इज लैगिंग विद रिस्पेक्ट टू ईएमएफ, और अगर 0 है तो करंट इज इन फेज विद ईएमएफ। बात समझ में आ गया? तो लिखिए साइन कन्वेंशन ऑफ फेज डिफरेंस। साइन कन्वेंशन ऑफ फेज डिफरेंस। साइन कन्वेंशन ऑफ फेज डिफरेंस। ठीक है, लिखिए इफ फाई नॉट इज पॉजिटिव, if phi naught is positive, if phi naught is positive, comma, then current is leading with respect to EMF. If phi naught is positive, then current is leading. अगले टर्न पे आपको बताएंगे, ग्राफ भी अगले टर्न पे ही बनवा पाएंगे। ठीक है, और अगले टर्न पे आपको क्लियर समझ में आएगा कि मैं ये लीडिंग लैगिंग ये शब्द यूज क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, अभी आप फिलहाल बस इतना समझ पाए हैं, मैं समझ रहा हूँ, अभी आप केवल इतना समझ पाए हैं कि करंट में अगर लीडिंग शब्द लगा है तो प्लस लेना है। मुझे पता है आप कितना समझ पाए होंगे। ठीक है, करंट में अगर लीडिंग शब्द लगा है, करंट लीड कर रही, मतलब प्लस फाई नॉट लेना है। मैं इतना चाहता भी था कि इतना कम से कम याद हो जाए। ठीक है, और करंट अगर लैग कर रही है तो माइनस फाई नॉट लेना है, और करंट अगर इन फेज है तो फाई की वैल्यू 0 ले लेनी। ठीक है, इतना ही हम चाहते भी हैं फिलहाल। तो इफ फाई नॉट इज पॉजिटिव, कॉमा, देन करंट इज लीडिंग विद रिस्पेक्ट टू ईएमएफ। ठीक है, कम से कम 6-7 लाइनें छोड़ दो ग्राफ बनाने के लिए। ठीक है, वो अगले दिन में बनवाएंगे। ठीक है, लिख लिया पहला पॉइंट, इफ फाई नॉट इज पॉजिटिव देन करंट इज लीडिंग विद रिस्पेक्ट टू ईएमएफ। ग्राफ बनाने के लिए बड़ा सा मतलब खूब जगह छोड़ो, कंजूसी करने की कोई जरूरत नहीं है। अगला नंबर लिखिए, इफ फाई नॉट इज नेगेटिव, if phi naught is negative then current is lagging with respect to EMF, then current is lagging with respect to EMF, current is lagging with respect to EMF। फिर से उतनी जगह छोड़ दीजिए ग्राफ बनाने के लिए, अगले टर्म पे तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, थर्ड लिखिए, if phi naught is equal to 0, if phi naught is equal to 0 then current is in phase with respect to EMF। ठीक है, तो जगह छूटी हुई रहेगी अभी। if phi naught is equal to 0 then current is in phase with respect to EMF। तो in the next lecture आपको सब समझ में आ जाएगा, इन फेज क्या है, ठीक है, लीड क्या है, लैग क्या है।